नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर 4 जुलाई 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आखिरकार प्रतिबंध क्यों लगाया था। प्रतिबंध तो फिर भी ठीक है, पर जिस तरह से संघ के स्वयंसेवकों को प्रताड़ना और दुराचार का सामना करना पड़ा, आखिरकार इसकी क्या वजह रही होगी। उस समय की आप बीती समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संघ के 3 वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने उस समय उत्पीड़न भी सहा और जेल में भी बंद रहे। देखिए हमारी जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल की उनसे खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ मौजूद है ताराचंद गुप्ता जी। तो सर, आप उस टाइम संघ के प्रचारक भी रहे हैं। तो सर, जो आपातकाल था 1975 का, उस दौरान 4 जुलाई को आरएसएस संघ पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद प्रिया। सन 1975 में जो आपातकाल लगा था, उस समय संघ का प्रशिक्षण वर्ग फरीदाबाद में चल रहा था। पूजनीय बाला साहब देवरस भी वहाँ मौजूद थे और अचानक जब आपातकाल की घोषणा हुई, फरीदाबाद में संघ का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था और पूजनीय बाला साहब देवरस सरसंघ चालक जी कार्यक्रम में मौजूद थे और उस समय लग गया था कि शायद संघ पर भी प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि उस समय तक सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता थे या सरकार के आलोचक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन सबको जेल में डाल करके दूर दूर स्थानों पर ले आकर के बंद कर दिया गया था। तो इसीलिए बाला साहब ने एक दिन पहले ही ओटीसी समाप्त करने की घोषणा की और वो नागपुर के लिए निकल गए। नागपुर पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके 3 दिन बाद यानी कि 4 जुलाई को संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बाद संघ कार्यालयों पर छापे का दौर पड़ा। प्रशिक्षण के लिए जो लकड़ी की या लोहे की मोटी तलवारें होती थी, वो सब जब्त करके और अखबारों में समाचार निकलवा दिया गया। संघ कार्यालय से 1000 तलवारें पकड़ी गई, लाठियाँ पकड़ी गई, हथियार पकड़े गए और संघ के लोगों को ढूंढ ढूंढ करके गिरफ्तार किया गया। तो मेरी नियुक्ति उस समय अफजलगढ़ जिला बिजनौर में प्रधानाचार्य के तौर पर शिशु मंदिर में हुई थी। मैं शिशु मंदिर पहुंचा, हमने वहाँ स्कूल चलाना शुरू किया, लेकिन पुलिस का दबाव निरंतर बना रहता था और हम स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में उस समय सक्षम है। वो तो हमारा सौभाग्य था कि अफजलगढ़ थाने के जो थानेदार थे, उनकी बिटिया हमारे पास पढ़ रही थी, तो उसका हमें लाभ रहा और हमें उसका उस समय परेशानी ज़्यादा नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन बहुगुणा सरकार थी उस समय। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जितने उनके विपक्षी अधिक वो थे कार्यकर्ता पार्टियों के, लगभग सभी को गिरफ्तार करवाया और उनके काल में जेलों में उन कार्यकर्ताओं को ज़बरदस्त यातनाएं दी गई। यहाँ तक कि बहुत से कार्यकर्ताओं के तो नाखून तक खींच लिए गए। इसके अलावा सरस्वती शिशु मंदिर, क्योंकि बहुगुणा जी वामपंथी विचारधारा के थे, शिशु मंदिरों पर उनकी गाज गिरी और सारे शिशु मंदिरों का उन्होंने उन सब को स्कूल से निकाल दिया गया। मैं भी उनमें से एक था। उसके बाद मैंने संघ का अंडरग्राउंड रह करके संघ का कार्य करना शुरू किया। मैं प्रचारक बन के हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी में मेरा एडमिशन था एमए साइकोलॉजी में। वहाँ रह करके हमने पर्चे बांटने, लोगों को संपर्क करके लोगों को बताना, उसके अलावा आपस में जितने कार्यकर्ता थे उनका आपस में संपर्क सूत्र बना के रखना, गुप्त बैठकें करनी, उसमें आगे की कार्रवाई के लिए योजना बनानी और उसी दौरान हमने काफ़ी 2-4 सत्याग्रह भी हरिद्वार में हुए। राम बाबू पच भैया वगैरह काफ़ी लोग उसमें जेल गए। उसके अलावा दीवार पर हम रात को निकलते थे और वॉल राइटिंग करते थे। मेरे साथ गुरुकुल में
गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में आयुर्वेद के पढ़ने वाले भी छात्र थे। इसके अलावा ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी थे। हम सब मिल कर के रात को निकलते थे और सारे में बॉल राइटिंग करते थे, किस दिन पर्चे बांटते थे, किस दिन इस तरीके से हमारा कार्यक्रम चलता रहा। दिसंबर में माननीय जिला प्रचारक इंद्रजीत जी थे उस समय देहरादून के। हरिद्वार उस टाइम देहरादून ज़िले में आता था। तो इंद्रजीत जी ने कहा कि भई आपको सत्याग्रह करना है। मैंने कहा ठीक है। 10 दिसंबर को हमने सत्याग्रह किया। कनाट प्लेस हनुमान मंदिर पे से हमने शुरू किया। इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इमरजेंसी हटाओ, लोकतंत्र को बहाल करो। इस तरीके से हमने नारे लगाते हुए वहाँ कनाट प्लेस से सीधे घंटाघर, घंटाघर से पलटन बाज़ार, पलटन बाज़ार से फिर मुड़ करके इधर मोती बाज़ार से होते हुए नीचे हनुमान चौक तक हम पहुँचे। उस समय कांग्रेसी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उद्दंड थे और वो कोई भी सरकार का विरोध करने वालों पर हावी हो जाते थे, मार पिटाई करते थे। वो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वो 2 छात्र आ गए युवा कांग्रेस के और मेरे पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की और कहा कि तुमको चलो जेल में चलो, तुम्हें बंद करेंगे और ये करेंगे। मैंने कहा तुम कौन होते हो? उनको जैसे तैसे हमने भगाया धक्के दे करके। बाद में वो पुलिस लेकर के आए। पुलिस ने मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया और हनुमान चौक पर मेरी गिरफ्तारी हुई। ये उस समय का सीन रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ मौजूद है रोशन लाल अग्रवाल जी। तो सर, आप सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य भी रहे हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपातकाल के दौरान जो संघ पर प्रतिबंध लगा था, तो उस टाइम का दौर कैसा था और किस प्रकार की प्रताड़नाएं आप सबको झेलनी पड़ी थी? जी नमस्कार। 1975 वो 25 जून का वो काला अध्याय जब देश के ऊपर आपातकाल की घोषणा हुई, उस घोषणा में अनेक कार्यकर्ताओं को बिना कारण बताए, बिना किसी आरोप लगाए उनको जेलों में जिस समय बंद किया जा रहा था, तो ऐसे समय में जब बड़े बड़े देश के नेता भी जेल चले गए, पत्रकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, कुछ समाचार पत्र बिल्कुल बंद कर दिए गए, उनकी पावर यानी कि जिससे वो चलते थे पावर कट कर दिया गया। ऐसी स्थिति में एक बड़ी भयावह स्थिति हुई। लगभग 3801 समाचार पत्रों को जब्त कर लिया गया। 327 पत्रकारों को, संवाददाताओं को, उनको मीसा के अंतर्गत उनको जेल भेज दिया गया। 290 ऐसे समाचार पत्र थे जिनको सरकार ने एड देना बंद कर दिया। लगभग 7 विदेशी पत्रकार जो अपनी स्वतंत्र लेखनी से जो समाचार लिखते थे, उनको यहाँ से देश से बाहर कर दिया गया। लगभग 51 ऐसे पत्रकार, ऐसे संवाददाता, उनको उनकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया और लगभग 49 ऐसे पत्रकारों को उनको देश के अंदर एंट्री के लिए उनको मना कर दिया गया। ऐसे में प्रश्न ये उठा कि आखिर देश को कैसे अवगत कराया जाए, इन भयावह स्थिति से कैसे उनको परिचित कराया जाए, देश के अंदर क्या हो रहा है। तो संघ योजना में ये बात आई कि कुछ अपने कार्यकर्ताओं को तो सीधा ये कहा गया कि आप सत्याग्रह कीजिए और जेल भर दीजिए, ताकि लोगों के संज्ञान में आए कि क्या इस देश के अंदर घटित हो रहा है। वहीं पर चूँकि मैं भी एक संघ का कार्यकर्ता और विशेष रूप से मैं विद्यार्थी परिषद महानगर का मैं संयोजक भी रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी ये आई कि मैं भूमिगत रहकर इस आपातकाल के इस काले अध्याय के बारे में जन चेतना का मैं काम करूं, लोगों को ये बताऊं कि इस समय सरकार किस तरह से काम कर रही है, कैसे कैसे अत्याचार कर रही है। इसके लिए आवश्यक था कि हमें जो भी जिम्मेदारी दी गई, तो हम यहाँ भूमिगत रहकर हमने दीवारों पर लेखन करके उसमें इंदिरा गांधी के उस जो कृत्य थे, काले कृत्य थे, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए संपर्क के माध्यम से, कुछ दीवारों पर लेखन के माध्यम से, कुछ ऐसे साइक्लोस्टाइल को जो पत्र थे उनको कहीं पर चिपकाना, उसके माध्यम से लोगों को बांटना, ये सब हमारा काम था। इसके कारण से पुलिस की बहुत बड़ी प्रताड़ना हमारे ऊपर हुई और उस प्रताड़ना का है कि घर पे दबिश पड़ती थी, बार बार हमें परेशान होना पड़ता था। लेकिन अंततः और ये सभी कार्यकर्ताओं के
जो जन आंदोलन चला, हम उसके ऊपर विजय हुई। इंदिरा गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ मौजूद है 127 बार रक्तदान कर चुके योगेश अग्रवाल जी। आप संघ के कार्यकर्ता भी हैं। तो सर, जब 1975 में आपातकाल का दौर था तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? धन्यवाद प्रिया जायसवाल जी। आपने बहुत सुंदर और सामाजिक सरोकारों को समर्पित ऐसा प्रश्न उठाया जिसकी जानकारी आने वाली पीढ़ी को अवश्य मिलनी चाहिए। 1975 में मैं हाई स्कूल कर रहा था उस वक्त, तो आपातकाल के विषय में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिल रही थी, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, तो उस जानकारी से उस 15 वर्ष की अवस्था में खून खौल जाता था कि किस प्रकार से उत्पीड़न देशभक्तों का किया जा रहा है। सामान्य व्यक्ति को भी इमरजेंसी के नाम पर उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता था। मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई थी। लोकतंत्र पर ऐसा प्रहार उसे देख करके बहुत कष्ट होता था। हालांकि मेरे कोई संपर्क ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई सत्याग्रह किया है, जेल में गया हूँ, लेकिन उस पीड़ा को पढ़ने के बाद जब भी मेरे दिमाग में समझ में आई, तो कम से कम मैं तो इसको एक आज़ादी के आंदोलन से बड़ा आंदोलन मानता हूँ, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन तो दूसरे देशवासियों ने हमारे देश को कब्जा किया हुआ था, लेकिन हमारी ही अपने देश के शासक देश की आवाज़ को बंद कर दें, ऐसा 1975 में देखने को मिला। तो मेरा यही प्रयास रहा कि 1975 में जिन देशभक्तों ने, जिन लोकतंत्र के संरक्षण करने वाले सेनानियों ने देश की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की, उनके जीवन की गाथा, उनके संघर्ष की गाथा आम आने वाली पीढ़ी के समक्ष आनी चाहिए, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी को नहीं पता रहा तो इस आज़ादी को कैसे बचा पाएंगे। क्योंकि आज भी उस प्रजाति के मूल कुछ तत्व हैं जो कि लोकतंत्र के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। आज भी ऐसी मानसिकता चल रही है। आज भी ऐसी मानसिकता है जिसे 370 के हटने पर दुख होता है। इस देश में समृद्धि कैसे आए, उनको दुख होता है। आज हमारे बच्चे सलमान खान, शाहरुख खान, इनको तो पहचानते हैं, लेकिन 75 की आज़ादी में अपने लहू लुहान करने वाले, जिनके नाखून प्लास से खींचे गए, वीरेंद्र कुमार अटल बरेली में जिनके नाखून खींचे गए, ऐसे लोगों को भूल चुके हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आने वाली पीढ़ी को उनके नाम, उनके संघर्ष और उनके बलिदान की गाथा उनके समक्ष आनी चाहिए। इसके लिए हम प्रत्येक वर्ष प्रयास करते हैं कि 25 या 26 जून को हम आज़ादी की, ये आपातकाल के काले अध्याय की वर्षगांठ मनाते हैं और लोगों के समक्ष इस बात को लाते हैं। हमारा सदैव प्रयास है केंद्र सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी, कि शिक्षा के क्षेत्र में ये विषय बच्चों को पढ़ने में आना चाहिए। पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे देश के नागरिकों को कानून का हनन किया गया है, लोकतंत्र का हनन किया गया है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि आपातकाल के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं के साथ कितना उत्पीड़न हुआ, कितनी प्रताड़ना हुई, इसी के साथ बड़े स्तर पर मानवाधिकार का हनन भी हुआ। इसलिए इस आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।